Good evening to all, and how are you? I hope you will be fine, and you could be waiting for me. I was not in front of you last 2 days. In that respect, the pull-up of current affairs 3 or 4 days, I would like to be solve this one through analysis today till last evening 8 o'clock as a PM. और ललित, आप कैसे हैं? सब इंतज़ार कर रहे होंगे। तो एक शुरुआत करते हैं जहां हमने छोड़ा था। 18 मार्च का करंट अफेयर्स पूरा नहीं हो पाया था और उसके 1 पेज 2 पेज बचे हुए थे। तो 18 को फिनिश करते ही 19 मार्च करंट अफेयर्स की ओर बढ़ेंगे, फिर 20, फिर 21। तो 45 मिनट्स का एक स्लॉट होगा। 45 मिनट्स के आसपास हम इसको स्टॉप कर देंगे। 15 मिनट का एक रेस्ट आवर होगा। उसके बाद फिर हम 45 मिनट्स के दूसरे वीडियोस पर बढ़ेंगे। तो इन दैट रिस्पेक्ट वी हैव टू स्टार्ट वन, और देखना है कैसे आते हैं ये। ठीक है, नाउ लिसन। हमने आपको लास्टली कहा था केरला में एक राज्य था ट्रावनकोर, यानी तिरुवनंतपुरम। ठीक है, हाँ बेटा आज भशूरा, बिल्कुल हम उसकी बात करेंगे और श्योरली करेंगे। तो ध्यान देंगे। मैं ये कह रहा था, राजा रवि वर्मा बहुत बड़े आर्टिस्ट हुए ट्रावनकोर रियासत में, और उनका जन्म 1848 को हुआ था और 1906 को डेथ कर गए थे। उनकी जो शगल था वो था पेंटिंग। ये भारत के पौराणिक कथाओं के पात्रों का चयन करते थे अपनी पेंटिंग के लिए, और ये मोस्टली महिलाएं होती थी। और उनकी महिलाओं के जो पोशाक होते थे, रहन सहन का तरीका होता था, बाल तक बांधने के जो तरीके होते थे, शरीर का जो कद काठी कहते वो होते थे, वो सभी के सभी जो होते थे बिल्कुल नायर लेडीज़ की तरह होते थे। केरल में जो सुप्रीम ब्राह्मण का हायरार्की है उसमें नायर होते हैं, तो नायर लेडीज़ की तरह होते थे। तो उनकी एक पेंटिंग जो बनाई हुई थी जिसका हेडिंग हुआ है दमयंती। दमयंती नाम की पेंटिंग उम्मीद थी कि जो 3-4 करोड़ में बिक जाएगी। उसे अमेरिका के एक ऑक्शंस ऑफिस में बेचा गया और उसे 11 करोड़ की कीमत मिली है। तो ये भारतीय आर्टिस्ट के संदर्भ में इम्पॉर्टेंट बातें हैं। तो ये मैंने कल परसों लास्ट किया था। आज फिर हम आगे बढ़ते हैं। एनवायरनमेंट के ऊपर बात है। एनवायरनमेंट में ये टर्टवाइज के ऊपर बात है। टर्टल, कछुआ। बेटा, हमारे देश में एक कछुआ पाया जाता है जिसको आप कहते हैं बाटुगर, यानी बटागुर कछुआ। बटागुर जो है वो स्वच्छ पानी में रहता है, क्लीन वाटर में, और ये बहुत रेयर है। ये देखते हैं बटागुर कछुआ जो है वो चंबल नदी में पाई जाती है, लेकिन वो जब एग लेइंग के लिए बाहर आती है, उसके एग को रिसर्च सेंटर वाले उठा लेते हैं और उसको बढ़िया से इनक्यूबेट करके फिर उसको जब कछुआ जन्म ले लेता है तो उसे फिर से छोड़ देते हैं। रीज़न है कि इन कछुओं को घड़ियाल भी खा जाता है, लोमड़ी वगैरह भी उधर आती है तो खा जाता है। तो इसके से रेयर पीस है और उसे डिस्टर्बेंस ना हो, इसके लिए सरकार शोध संयंत्र में ले आती है और उसे इनक्यूबेट करके फिर से छोड़ दिया जाता है। तो अभी बाटागुर कछुए हंड्रेड्स नंबर में, हंड्रेड्स छोड़े गए हैं चंबल में। पर्यावरण के दृष्टिकोण से ये महत्वपूर्ण लगता है कि बाटागुर क्या है, तो एक टर्टल है। कहाँ? तो चंबल नदी। ये ध्यान में रखना है बेटे। आप भी जानते हैं यूनाइटेड अरब अमीरात के प्लेन में जब सफ़र कर रहे थे कुछ शेख, उन्होंने अपने अपने बाज को भी सफ़र करवाया। 80 ऐसे बाज थे जिसका कि टिकट लिया गया, हॉक। सवाल उठा, मीडिया में आया, तो बिल्कुल ऐसा होता है कि बाज के लिए भी आप बुक करवा सकते हैं सीट, नो डाउट। अब हम आपको ये बता रहे हैं कि रसिया में हर वर्ष एक रेंडियर का रेस कंपटीशन होता है और रेंडियर को ट्रेन किया जाता है। तो रेंडियर को जिस जगह विषय से पकड़ा जाता है उसे वहाँ से जो कंपटीशन प्लेस है या ट्रेनिंग सेंटर है वहाँ उसे प्लेन से लाया जाता है। ये ध्यान में रखने की चीज़ है, बिकॉज उसका रीज़न ये है कि उन जगहों पर रोड नहीं चलते साइबेरियाई रीजन में,
बिकॉज टू मच स्नोफॉल और स्नो की वजह से। इसी ख्याल से ये याद रखना है कि अब रेंडियर भी हवाई जहाज का यात्री हो चुका है और ये एक जनरल फेनोमेना है रसिया में। तो इस बार प्लेन में 20 रेंडियर, सिर्फ रेंडियर को ही लाया गया है, खाना पीना खिलाते पिलाते लाया गया है। ये मायने की चीज़ है। तो बाज और रेंडियर, अब दो चीज़ें आपके सामने में आ गया। ठीक है, आइए सभी को हमारी तरफ से वेलकम है बेटा। अब जो मैं बात करने जा रहा हूँ उस पर थोड़ा गौर फरमाएंगे। बुक्स के बारे में 3-4 बुक्स आपके सामने में आ रहा है। एक बुक का नाम है एग्जिट वेस्ट, यानी पश्चिम की दुनिया को त्याग दो, छोड़ दो, एग्जिट वेस्ट। ये मोहसिन हामिद नाम के व्यक्ति हैं, उन्होंने ये बुक लिखी है, मोहसिन हामिद, ये याद रखना है। दूसरा है, अगली जो किताब उसका भी इंपॉर्टेंस है, ऑन सुसाइड बॉम्बिंग, ये बुक का नाम है, और तलल, ठीक है, अशद ने इसे लिखा है, ऑन सुसाइड बॉम्बिंग, तलल अशद। तीसरा है द बुक ऑफ मिरर्स, EO, ठीक है, चेरिविक ने लिखा है, ये ध्यान में रखना है। और सेंट ऑफ द सॉइल, यानी जमीन की सुगंध, सेंट ऑफ द सॉइल का लेखक है सुचित्रा मलिक, तो ये भी मायने की बात है। अब है टेम्पररी पीपल, ये भी एक किताब आई है, दीपक उन्नीकृष्णन ने इसे लिखा है, टेम्पररी पीपल को, ये ध्यान में रखना है। और बिजनेस वुमेन, नॉट बिजनेस, बिजनेस वुमेन, ये लिखी हैं तान्या चंद्रा ने। तो ये कुछ राइटर्स और उनकी बुक जो लेटेस्ट पब्लिश्ड हुई है उस पर मैंने आपको गौर फरमाया है। अब आपको जो मैंने पोस्ट किया उसमें पेज नंबर 80 पे चलना है, पेज नंबर 80, ठीक है। उसमें हम बात करने जा रहे हैं, मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया में एक लेक है, उसे मेलबोर्न लेक कहा गया है। ये लेक अभी 15 दिन पहले अपने पानी का कलर चेंज कर दिया है ऑटोमेटिकली, पर जून जाते जाते ये कलर अपने ओरिजिनल कलर में आ जाएगा। जनरल कलर है जो पानी का होता है, पर ये पिंक हो गया है। क्यों? तो एक्चुअली वहाँ पे जो एल्गीज हैं, शैवाल है, वो उस टाइम पीरियड में जो ज़्यादा डेवलप होने की वजह से कलर जो है अलग हो जाता है। तो याद रखना, मेलबोर्न लेक ऑस्ट्रेलिया टर्न्स पिंक वाटर एंड विल बी कम बैक इन सेम कलर, ओरिजिनल कलर, इन जून मंथ, ये याद रखना है। तो एक तो ये बात हो गई। अब मैं बात कर रहा हूं, थोड़ा सा स्टूपिड टाइप के क्वेश्चन तो कभी होते नहीं है, स्टूपिड नाम की तो कोई क्वेश्चन नहीं होते, पर जो हम सोचते नहीं वो पूछ दिया जाता है। तो मैं आपको कह रहा हूं कि केन्या में एक हाथी था, 51 वर्ष जी लिया। पॉचर्स, तस्कर ने इसकी हत्या करके उसके दांत निकाल ले गए। उस हाथी का नाम था सताओ द्वितीय, सताओ सेकेंड। सवाल उठता है कि ये सवाल सुनील सर क्यों बोल रहे हैं? बात यह है कि धरती पर अब तक जितने हाथी मनुष्य की नजर में आए हैं उसमें सबसे लंबा सींग था। उसके सींग यानी दांत, सींग नहीं कहना है, दांत यानी जो उसके टीथ हैं, टस्क जो है वो धरती को टच करने की स्थिति में था। यानी जितनी लंबी सूंड लगभग उतनी ही लंबी उसकी दांतें थी दोनों। तो उसकी वजह से उसे मार दिया गया। तो ये ध्यान में रखना है, केन्या की बात है बेटा। टाइगर प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूं, उत्तराखंड चलते हैं। उत्तराखंड में ये आपको बताना है, जो टाइगर प्रोजेक्ट है, 2 तो ऑलरेडी फंक्शन में है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो इंडिया का पहला टाइगर रिजर्व है और उसे 1973 में टाइगर रिजर्व का स्टेटस दिया गया था। ये अलग बात है कि 1835 के आसपास वो पहला नेशनल पार्क भी है। तो भारत का पहला नेशनल पार्क भी वही और टाइगर रिजर्व भी वही, ठीक है। रही बात दूसरा है राजा जी, जो हाथी के लिए भी और टाइगर प्रोजेक्ट के लिए भी जाना जाता है। अभी उत्तराखंड के 2, ठीक है, उत्तराखंड के 2 पार्क को टाइगर प्रोजेक्ट का स्टेटस देने की बात हो गई है। प्रोसेसिंग एक होता है, वो हो जाएगा। तो एक जो है आप भी जानते हैं, उसका नाम है सुरई रेंज, और दूसरा है नंधौर वाइल्ड लाइफ
सैंक्चुरी। तो सुरई और नंधौर, तो 4। इसका ये मतलब हुआ कि इन नॉर्थ इंडिया देयर आर 4 टाइगर रिजर्व्स इन विच स्टेट? योर आंसर विल बी उत्तराखंड। ये ध्यान में रखना है। अच्छा बेटा, मैं आपसे एक सूचना भी शेयर करना चाहता हूं। नियर अबाउट 1 अप्रैल से, यानी कि अप्रैल से हम आपको अब वीकली 50 से 100 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस भी पोस्ट करेंगे। वो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस मैं वहीं से निकालूंगा जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं। मतलब ये कि जिस तरह से मैं आपको करंट अफेयर्स पोस्ट करता हूं, फिर उसको एनालाइज करता हूं, उन्हीं में से मैं आपको सवाल बना के दूंगा जो डिफरेंट एग्जाम्स में आपको मदद मिलेगी। सॉल्व करना आपका काम है, सॉल्व कर सकते हैं आप, और सॉल्व नहीं हो तो कोई बात नहीं है, क्योंकि हम तीसरे या चौथे दिन उसका आंसर भी आपको दे देंगे। लेकिन आप लोग सॉल्व करिएगा, मुझे अच्छा लगेगा, और आंसर भी आपको 2 दिन 3 दिन के बाद मिल जाएगा। तो ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी आपके पास अब आएंगे। और बस ईश्वर से आप लोग प्रार्थना करिए कि सुनील सर स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, और हमेशा आप लोगों के सेवा में तत्पर रहें। नाउ लिसन। तो नेक्स्ट है उत्तराखंड की बात। अब है उत्तराखंड की एक और बात कर दूं बेटा। जैसा कि हम आप सब जानते हैं, 2015 में जो टाइगर का पॉपुलेशन काउंट किया गया, उसके मुताबिक कर्नाटक 340 टाइगर के साथ, 403 टाइगर के साथ नंबर 1 पे है, और उत्तराखंड जो है 340 टाइगर के साथ सेकंड पे है। फिर तमिलनाडु का नंबर आता है, ठीक है। अभी 2016-17 में फिर से उत्तराखंड में टाइगर की गिनती की जा रही है। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में काउंटिंग हो चुकी है, और वहां 388 टाइगर्स क्लियरेंस मिला है, 388। अब रही बात, जो राजा जी है उसमें भी काउंट किया जाएगा, और जैसा मैंने कहा नंधौर और ये सुरई, उसमें भी काउंट किया जाएगा। तो काउंट करने के बाद अच्छा, राजा जी में ये है उम्मीद कि 25 के आसपास टाइगर होंगे। तो ये बात बताई जा रही है कि अगर ये आ गया 1-2 महीने में आपके पास रिपोर्ट, तो कर्नाटक जो टाइगर के संख्या में नंबर 1 का दर्जा प्राप्त करता है, वो नंबर 2 पे जाएगा, और उत्तराखंड नंबर 1 स्टेट हो जाएगा। तो ऐसा चेंज हो सकता है, 1 से 2 महीने में आपके पास रिपोर्ट आ जाएगा। तो ये भी ध्यान में रखने की चीज है। चलिए, अब हम बात कर रहे हैं वेस्टर्न घाट की। बेटा 2 साल पहले एक बिल आया था, 2 साल नहीं, सॉरी, यूपीए सरकार के समय 2013 में एक बिल आया था। उस बिल के अकॉर्डिंग ये बात हुई थी कि जो वेस्टर्न घाट्स है, यानी सह्याद्री माउंटेन रेंज, ये वेस्टर्न घाट्स काफ़ी इकोलॉजिकली सेंसेटिव जोन है, और ये अभी जानते हैं बायोस्फीयर रिजर्व में भी आता है। भारत में 2 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, पूरी दुनिया में 15-20 में 2 यहाँ हैं। उनमें 2 हॉट स्पॉट, आई एम सॉरी फॉर दैट, 2 हॉट स्पॉट इंडिया में हैं। पूरी दुनिया में ऐसे 15-20 हॉट स्पॉट हैं, तप्त स्थल। एक हमारा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, स्पेशली कोई स्टेट बोले तो असम बोलेंगे, और दूसरा वेस्टर्न घाट है। ये 2 हमारे हॉट स्पॉट हैं, यानी कि बायोलॉजिकल दृष्टिकोण से, फौना एंड फ्लोरा के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और बायोस्फीयर रिजर्व 14 हैं हमारे देश में, वो अलग चीज़ है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि वेस्टर्न घाट काफ़ी सेंसिटिव है। भारत सरकार ने इसके देर आर 56,825 स्क्वायर किलोमीटर एरिया को हाईली सेंसिटिव इकोलॉजिकल जोन डिक्लेयर किया है, और इसमें 6 स्टेट आ जाते हैं। यू नो बेटर, देर आर 6 स्टेट्स इन वेस्टर्न कोस्ट आर गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला. This 5, and the 6th one is Tamil Nadu, that's on eastern coast. ये 6 राज्य हैं। इन 6 राज्यों के इस क्षेत्र में कहा गया है कि कोई बड़ा कंस्ट्रक्शन वर्क नहीं होगा, यानी कि 3 एकड़ से ज़्यादा का लैंड वाला कोई भी कंस्ट्रक्शन हो, चाहे वो सिटी हो, टाउनशिप हो, बड़े होटल्स हों, या इस टाइप के रिजॉर्ट्स डेवलप नहीं किए जा सकते। दूसरी बात,
यहाँ पे ये भी कहा गया है कि देयर इज नो मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स विल ओपन इन दिस एरिया, तो ये भी नहीं होगा। देयर इज नो एनी सच मैन्युफैक्चरिंग दैट्स क्रिएट पॉल्यूशन कैन नॉट बी ओपन। तो बेटा इस तरह से कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे अब ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं होगी, पर टूरिज्म तो यहाँ है। इन दैट रिस्पेक्ट यहाँ के रहने वाले जो लोग हैं, गांव के लोग इस बेल्ट्स में, उसका एक एग्जांपल मालाबार कोस्ट केरला ले लें। वहाँ ज़मीन की कीमत काफ़ी नीचे आ गई है, क्योंकि इफ़ यू आर नॉट यूजिंग द कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू दिस लैंड्स, देन व्हाई यू हैव टू बी गेट दिस लैंड, परचेज दिस लैंड। तो जैसे केरला में मेरा तो नानी गांव है, आप जानते ही हैं, कोटायम डिस्ट्रिक्ट मालाबार में पड़ता है। तो वहाँ ज़मीन की कीमत यूँ समझिए कि 30 to 40% लेस हो गया है, ये हकीकत है। ठीक है, चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, चलिए मैं ये कह रहा हूँ नेक्स्ट के लिए वेनेजुएला की बात। बेटा वेनेजुएला की जो बात करें तो यू नो बेटर, इसको द कंट्री ऑफ ब्यूटी प्रेजेंट कहा जाता है, विश्व सुंदरियों का देश, कंट्री ऑफ एनाकोंडा, एनाकोंडा का देश कहा जाता है। बहुत मार्शी लैंड है वहाँ। और अगर पेट्रोलियम को देखें तो वेनेजुएला में पेट्रोलियम प्रोडक्शन काफ़ी है। ये कम्युनिस्ट कंट्री है और बेटा पिछले कुछ सालों से काफ़ी किल्लत झेल रहा है। यहाँ करप्शन बहुत हाई है। मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा कि यहाँ पे बहुत सारी बंदिशें अमेरिकी सरकार ने लगा रखी है, थोड़ा टसल्स है वैचारिक आधार पर। तीसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि वेनेजुएला जो है वहाँ पर पिछले दिनों आपने सुना होगा नोटबंदी को लेके, यानी वहाँ पे जो $100 के वेनेजुएला के नोट्स थे, बॉलीवर, तो डॉलर्स नहीं बोलेंगे, 100 बॉलीवर्स जो थे उसको बंद कर दिया। फिर जनता ने इतने कोहराम मचाए कि फिर अपने डिसीजन को वहाँ की सरकार ने वापस ले लिया। लेकिन अभी जो रिपोर्ट आया है, वो रिपोर्ट द हिंदू में छपा है, उसके अकॉर्डिंग वहाँ के लोग किल्लत झेल रहे हैं। शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, shortage of water, shortage of banknotes and currencies and medicines and now food stuffs। तो बहुत परेशानी उठा रहे हैं वहाँ के लोग, ये बड़ी किल्लतें हैं, ये हालात पैदा हो गए हैं, तो ये ध्यान में रखना है। चलिए वेनेजुएला के बाद हम पेरू की बात करते हैं। एनवायरमेंट और मॉनसून रिलेटेड बातें हैं ये। पेरू आप जो जान रहे हैं, इक्वेडोर के पास एक छोटा सा देश है, साउथ अमेरिका के वेस्टर्न कोस्ट पे, चिली से सट के, ब्राज़ील से थोड़ा हट के। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ आपसे, पेरू आप भी जानते हैं डेजर्ट्स एरिया है, सूखा पड़ता है चिली पेरू में और कई सालों से सूखे पड़ते हैं। पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पेरू या चिली के तट से अगर हम 1,500 यानी कि 1,500 से 2,000 किलोमीटर पैसिफिक ओशियन में जाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, 3-4 साल के दरमियान वहाँ का पानी गर्म हो जाता है। बिकॉज अंदर जो है केमिकल रिएक्शन हो या जो भी हो, अंदर का पानी गर्म होने से पानी पूरी सतह गर्म हो जाती है, ऊपर की हवा गर्म हो जाती है और वो फिर ऊपर उठ के मॉइस्चर एक्सेप्ट करके फिर वो बादल बना लेती है और पेरू चिली के तट पे हैवी रेनफॉल करती है। तो इस इफेक्ट को कहते हैं अल नीनो इफेक्ट। एल नीनो का मतलब होता है ईशा मसीह का बाल रूप, द चाइल्ड फेज ऑफ गॉड इशू। तो अल नीनो इफेक्ट इस बार गेस किया जा रहा था, परसेप्शन था कि होगा, हो गया। अगर देखा जाए तो पेरू में भयंकर बारिश हुई है और इतनी बारिश हुई है कि पेरू का जो कई सिटी हैं, जैसे लीमा है, अदर है, ये सिटीज़ लगभग डूब गए। 100 से ज़्यादा लोग मर गए इन बाढ़ में, तकलीफ़ें ज़्यादा हो गई है। कुल मिला के बात यह है कि अल नीनो इफेक्ट क्लियर आउट हो गया है। तो अगर अल नीनो हावी होता है जिस साल, तो हमारे इंडियन ओशियन में साउथ ईस्ट मानसून वीक पर जाएगा। हालांकि हमारे मौसम वैज्ञानिक कहते हैं कि इस साल वीक पड़ने की संभावनाएं कम हैं, अल नीनो का इफेक्ट कम पड़ेगा। चलिए जो भी है, पर पड़ेगा, ये मान के चलिए, क्योंकि पेरू ने दिखा दिया है। अब मैं बात करने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट, बिटकॉइन। बेटा मैं कल मेट्रो से आ रहा था रात के 11:15 बजे और एक व्यक्ति फ़ोन कर रहे थे किसी अपने मित्र को। वो कह रहे थे कि बिटकॉइन के बारे में जो भी जानकारी आपके पास है वो हमें जल्दी से भेज दीजिए।
मुझे किसी से बात करनी है बिटकॉइन के बारे में, किसी को बताना है, तो एज ए टीचर बड़ी इच्छा हुई कि मैं उनको बुलाऊं अपने पास और कहूं कि बिटकॉइन की सारी बातें हैं। पर मैं अपने आप लिया कि बिना सलाह मांगे देना नहीं चाहिए। जो कह गए हैं, मन हुआ कि उसको अपना फोन नंबर दिए या फिर शेयर करिए, शेयर कराओ कि अभी जाने आपको पोस्ट कर चुका हूँ, पेज नंबर 80 बिटकॉइन बारे में ही है। तो ऐसा होता है कभी कभी उत्सुकता बढ़ जाती है, पर हमें नियंत्रित रहना पड़ता है, क्योंकि हम जानते हैं जरूरी नहीं कि वो इसे अच्छा ही माने, बुरा भी उन्हें लग सके। चलिए हम बिटकॉइन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है? तो ध्यान से सुने। निशांत कह रहे हैं, हेलो सर, ये टाइम कब से चेंज कर दिया आपने और क्यों? बेटा निशांत, टाइम चेंज करने के ये थे, कई दिन से मैं पूरी बातें नहीं कर रहा था, तो डिले हो जाता, हमें अप टू डेट रहना है, ठीक है? इसीलिए मैंने आप वीडियो करने की बात की है। लेट्स बिटकॉइन, ये है बी के ऊपर 2 लाइन ऊपर 2 लाइन नीचे बी बना के, दैट्स कॉल्ड बिटकॉइन। ये आज गोल्ड से वैल्यू रहा है। वर्चुअल आभास, रियल में कोई फिजिकल स्टेटस इसका नहीं है। क्रिएटेड बाय सासी नाकोमोतो बैंक, तो सतासी नाकोमोतो ने इसे क्रिएट किया था इन 2008। मेरा ख्याल है रहा है। हेलो, चलिए कोई बात नहीं, बात को आगे बढ़ा। तो मैंने कहा बिटकॉइन इज वर्चुअल करेंसी, देयर इज नो फिजिकल स्टेटस, और क्रिएटेड इन 2008 बाय जापान सासी नाकामोतो। इस बिटकॉइन को हम देखें तो इसे रख सकते हैं, लेकिन अपने मोबाइल वॉलेट में, ठीक है? तो वॉलेट में रख सकते हैं, इसके अलावा डेस्कटॉप कंप्यूटर के वॉलेट में रख सकते हैं। क्लाउड एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, उस क्लाउड में रख सकते हैं। इसका यूज है तो जैसे यूज करें, अब है कहां से इसे खरीद सकता है। तो इस प्रोडक्ट्स को आप खरीद सकते हैं बहुत से जगह से, काफी वेबसाइट्स के लिए। माइक्रोसॉफ्ट वेबसाइट्स है, डेल का वेबसाइट है, रिटेल स्टोर से खरीदा सकते हैं, अमेजॉन से, वॉलमार्ट से और टारगेट से। तो टारगेट है, वॉलमार्ट है, अमेजॉन है, प्लस एक पर्टिकुलर साइट है bitcoincharts.com से खरीदा जा सकता है। अब सवाल है वैल्यू डिटरमाइंड कैसे होता है? तो बिटकॉइन की जो वैल्यू होती है वो बता रहा हूं। बिटकॉइन की वैल्यू डिटरमाइंड होती है लार्जली बाय अनरेगुलेटेड पूल्स ऑफ, ठीक है, इन्वेस्टर्स। बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं, इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो जो भी रिलीज करते हैं या खरीदते हैं उससे डिटरमाइंड होता है। नो सुपरवाइजिंग, इसका कोई सुपरवाइज नहीं होता, सुपरवाइज कोई नहीं करता। There is no central authority to regulate it. बिटकॉइन के सिस्टम को कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है जो इसे रेगुलेट करे। अब है इफ बिटकॉइन वॉलेट हैक्ड और लॉस्ट, अगर बिटकॉइन वॉलेट जो हमारा है अगर खो जाता है या फिर कोई हैक कर लेता है, तो देयर इज नो रिकम्पनसेशन, कुछ मिलने वाला नहीं है, वाप गया, उसका कोई सिक्योरिटी नहीं है। अब रही बात 2011 में 1 बिटकॉइन की वैल्यूज $5 थी। 4 जनवरी 2017 को $1140 हो गया, यानी 75,800
820 इक्वल टू 1 बिटकॉइन। और अभी थोड़ा सा में स्लैश डाउन हुआ है बिटकॉइन का वैल्यू, अब 30% डाउन हो गया है, नियर अबाउट 8,000 के आसपास। अब बात, ये कंप्यूटर की जटिल प्रक्रिया के हिसाब से बना हुआ है कि इसका कैसे स्प्रेडिंग होगा, कितने बिटकॉइन होंगे, उसके कितने टुकड़े होंगे, कहने का मतलब यानी ये कंप्रेस्ड लॉगरिथम है, यानी कि सीरीज एग्जांपल में हुआ था कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ बिटकॉइन, और बहुत सारे फीचर्स थे। ये भी था कि ये कंप्यूटर की एक कॉम्प्लिकेटेड एल्गोरिथम है, ये वर्चुअल करेंसी है, बिल्कुल सही, इसका कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है, बिल्कुल सही। 2008 के हुआ, ओके, इसने क्या आप जान गया, सताओ हकोमो ये माइन करता है, और ये बिल्कुल फिनिश्ड है। जितने आप इसको परचेज करेंगे उतना वो मिनिमाइज होता चला जाएगा, और फाइनली जो है ये लास्ट कर जाएगा। जिसके है दुनिया किसी ऑथराइज्ड किया तो नहीं किया, अपनी इच्छा से और अलर्ट किया है, पर चलिए मजा आपकी है, लेकिन ये आ सकता है कोई बड़ी बात नहीं, जिस तरह टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है आगे जा ना। तमिलनाडु चलते हैं और तेलंगाना और मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना और मध्य प्रदेश ने एक बॉन्ड इशू किया है। उस बॉन्ड का नाम है यूडी उदय बॉन्ड्स। उदय का मतलब होता है डिस्कॉम एक्सप्रेस योजना। आप जानते हैं ये इलेक्ट्रिसिटी के ग्रिड से रिलेटेड सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको शुरू किया, और कहा सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इसको शुरू करता है तो इस तहत आप डिस्कॉम बॉन्ड इशू कर सकता है स्टेट, तो वो से बाजार से पैसा लेता है, और इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट एक तरह से गारंटर हो जाती है। तो विच गवर्नमेंट शुड रिसेंटली उदय बॉन्ड? योर आंसर विल बी तमिलनाडु, तेलंगाना एंड मध्य प्रदेश। ठीक है बेटा, एज यू नो दैट जर्मनी में है बाडेन बाडेन, BADN, तो बादेन बादेन शहर जो है वहां पर G20 ग्रुप के फाइनेंशियल मिनिस्टर्स और इन देशों के सेंट्रल बैंक के रिप्रेजेंटेटिव्स के कॉन्फ्रेंस हुए। इस कॉन्फ्रेंस में अमेरिका भी मौजूद था, पर अमेरिका ने जो अड़ंगा लगाया तो बात आगे नहीं बढ़ी। मैं कहूंगा सिंपली बनाएगा, द finance minister and central banks representatives conference of G20 countries held at where? Your answer will be Baden by Germany. ठीक है, बेटा अलास्का 49th प्रोविंस ऑफ यूएसए। अलास्का जो है पहले ये रसिया का था। रसिया गवर्नमेंट और किंग सोल्ड इट टू अमेरिका इन 1867 and America make it 49th province। अलास्का के अलूशियन ग्रुप ऑफ आइलैंड्स में जो सील लाइन सील रहता है तादाद कम हो गई है, इंडेंजर्ड कंडीशन में आ गया है, एनवायरमेंट से रिलेटेड सवाल हैं, ये ध्यान में रखिएगा। नाउ नेक्स्ट की ओर बात करते हैं। बेटा एक बुक है, बुक का नाम ये है, गॉडेस लक्ष्मी, एक फर्स्ट ट्रांसजेंडर
प्रिंसिपल। अब राइटर का नाम है मानवी बंदोपाध्याय। मैं आपसे ये कह रहा हूं, मानवी बंदोपाध्याय ये ट्रांसजेंडर है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर प्रिंसिपल है। उन्होंने बुक लिखी है, उनकी ऑटोबायोग्राफी है, ए गिफ्ट ऑफ गॉडेस लक्ष्मी। तो सवाल बनाएगा। अब ध्यान दें, बिहार के पटना में एक व्यक्ति ने इकोनॉमी से एमएससी किया, नॉट श्योर, उनका उम्र है 97 इयर्स ओल्ड। 60s डिकेड में सर्विस करते थे, ग्रेजुएशन किया था 46 में ग्रेजुएशन, और रिटायर्ड हुए 78 79 के आसपास, और अभी 97 के एज में उन्होंने एक एमए किया, और इस तरह से भारत के ओल्डेस्ट एमए स्टूडेंट हो गए। तो ये ध्यान में रखना है। इस तरह से कुछ सवाल है। अब मैं बात करना चाह रहा हूं, एक व्यक्ति का नाम जो है कमल भाई, ठीक है, परमार। बेटा कमल भाई परमार जो है काबिल तारीफ है। ये अहमदाबाद में रहते हैं, अपना दुकान भी चलाते हैं, लेकिन शाम को दुकान बंद कर देने के बाद उस मार्केट में जितनी भी दुकानें बंद हो जाती है, तो उसके बाद स्लम्स के बच्चों को, स्ट्रीट चिल्ड्रन को इकट्ठा करके स्ट्रीट लाइट जाके बेंच कुर्सी लगाकर इन 50-100 बच्चों को पढ़ाते हैं, टीचर हैं, यानी पूरा स्कूल चला रहे हैं। तो स्ट्रीट नाइट स्कूल अहमदाबाद, यू नो, कमल भाई परमार। हमारे देश में एक लोग हैं बेटा, एक पर एक रियाज हैं, बहुत बेवोलेंट पर्सन है, अच्छे अच्छे काम करते हैं। तो ध्यान रखिए, रात में स्कूल चलाते हैं ये स्ट्रीट पे, रोड साइड नाइट स्कूल बाय, ठीक है। अब ध्यान दें, एक व्यक्ति हो गया है, डेथ हुआ है, लेकिन उनका इंपॉर्टेंस बहुत है, मामूली व्यक्ति नहीं है, साल बन के रहेगा। डेथ हुआ है, इनका नाम हुआ है देवराज सिक्का, 85 एज में डेथ किए हैं। झांग क्षेत्र में पैदा हुए, जो पहले पाकिस्तान में था। इस समय का तो भारत में पुणे में द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रियोलॉजी डिपार्टमेंट के चेयरमैन बने, और कई सालों तक भारत के मौसम विज्ञान केंद्र में सेवा की। तो नहीं रहे, लेकिन मॉनसून मैन ऑफ इंडिया, भारत का मॉनसून मैन। क्यों? एक तो मॉनसून बारे में कहते हैं, दूसरी ये पहले व्यक्ति हैं जो 1982 में एल इफेक्ट के बारे में, this is called low precipitation in India through southwest. तो एल नीनो इफेक्ट सबसे पहले इन्होंने ही कहा। दुनिया उस नहीं मानी, इंडिया की वेस्टर्न सोसाइटी मानती थे, बाद में कहलाए, अभी अभी गुजर गए, और पुणे, और इस तरह से पता चला कि इंस्टीट्यूट ऑफ मेट्रियोलॉजी कहाँ है, पुणे में है, ठीक है। अब ध्यान दें, बोल रहा हूं 18वीं इंडिया और रसिया का एनुअल समिट है, वो होगा, रसिया होगा, और हमारी तरफ से भारतीय प्रधानमंत्री 1 और 2 जो वहां जा रहे हैं उनसे मिलने के लिए, ये भी बात को ध्यान में रखें। और भारत और रसिया के डिप्लोमेटिक रिलेशन के टाई अप के 70 इयर्स भी कंप्लीट हुए हैं, तो खासे प्रोग्राम्स होंगे। भारत और रसिया के दोस्ताना संबंध, कूटनीतिक संबंध के 70 साल पूरे हुए हैं, ये माइंड में रखें। कल 24 तक हमारे अजीत डोभाल साहब, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स ऑफ इंडिया,
अमेरिका जा रहे हैं, ये भी मायने की बात है। इन कमिंग मंथ अप्रैल शेख हसीना भारत आ रही हैं, तो वहां से भी राजनीति गरमाएगी। और जैसा कि आप जानते ही हैं, ये सब कि कब क्या होने वाला है वो पेपर में आएगा, वो देखने की चीज होगी। मैं बात कर रहा हूं उसके बारे में। बेटा, कान्हा टाइगर प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश में, वहां की सरकार कान्हा टाइगर प्रोजेक्ट में बर्ड्स सर्वे करवा रही है, काउंटिंग कर रही है, ये ध्यान में रखना है। हालांकि अगला स्टेट बर्ड्स का काउंटिंग करवाया, देन कर्नाटक, देन हिमाचल प्रदेश भी, उत्तराखंड भी करवा चुका, अब तो मध्य प्रदेश में बर्ड का काउंटिंग करवा रहा है। अब ध्यान, एक बुक है जिसका नाम है लेटर्स टू यंग मुस्लिम, लेखक है उमर सैफ गुहाश, तो इन्होंने ये किताब लिखी है, ठीक है। अब ध्यान दें, अगली किताब है भीमसेन जोशी माय फादर। तो भीमसेन जोशी को हमने भारत रत्न दिया है, बहुत क्लासिक सिंगर हुए, हमारा तुम्हारा तो बने हमारा, ये गा भी गाए हैं, तो पुत्र का नाम है, ठीक है बेटे। बात कर जा रहे हैं वो समझिए, भारत में फ्लैग यानी फ्लैग ऑफ इंडिया जो है ना, वो 2002 में नवीन जिंदल के प्रयास से हुआ था, और जो नेशनल ऑनर है वो 1971 में बना हुआ है, 1971 का शान कानून, ठीक है, और झंडा से रिलेटेड कानून 2002 का बना हुआ है, ऐसे सवाल आते हैं। अब यूजीसी बात कर रहा हूं, उसको समझिए। यूजीसी ड्यूरेशन 5 नंबर का देती है, अगर ग्रेजुएशन में और पीजी में फेल हो जाते हैं वो बच्चे जो रिमोट एरिया के हैं, पिछड़े हुए क्षेत्र के हैं, उन क्षेत्र के बच्चे अगर फेल होते हैं तो यूजीसी की तरफ से घंटे और यूनिवर्सिटी उसे कहते हैं, इसको डेवलपमेंट देती है, पर पीएचडी के लिए और कोई पॉइंट नहीं देती। पीएचडी बच्चों की डिमांड है कि यहाँ ग्रेस दीजिए 5 मार्क, उन्होंने दिया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जस्टिस एस्टिमेट दिया है और सीरियस स्टेट में है, उन्होंने ये कहा है कि 2017 को हम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट कैसे बना है। उन्होंने कहा अपराध पीड़ितों को राहत पहुंचाने का वर्ष, यानी कि हम 2017 को न्यायिक व्यवस्था अपराध पीड़ितों के प्रति ज्यादा से ज्यादा जल्दी सुनवाई करके उन्हें मुक्त कर दें तो ज्यादा अच्छा होगा। तो द जुडिशियरी ऑफ इंडिया गोइंग टू सेलिब्रेट 2017 एज बेटर अपराध पीड़ितों को राहत पहुंचाने का वर्ष। अब ध्यान, और 3 संस्थान होते हैं जुडिशियरी, नेशनल लॉ, ठीक है, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी जिसको नालसा कहते हैं, स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी सालसा कहते हैं, और डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस सालसा, ये तीनों ही हैं जो बड़े पैमाने पब्लिक पर ओपन कोर्ट लगा के जन अदालत लगा कर जनता के चीज को जल्द सुनवाई करने का कोशिश करते हैं। हम एक बार जन अदालत लगा सकता है जज, ये पूरे कोर्ट लगता है। तो ये डालसा, नालसा और सालसा 3 लेवल है, सेंट्रल पे, हाई कोर्ट्स पे, डिस्ट्रिक्ट सबऑर्डिनेट कोर्ट पे लगते हैं, तो ये ध्यान रखना। आपको बता रहा हूँ, मुंबई लोकल की शुरुआत हो गई है। ये लोकल ट्रेन जो है पूर्णतः स्वदेशी है। पहले हम बनाते थे, डब्बा खुद बनाते थे, और उसके जो इलेक्ट्रिफिकेशन होते थे वो जर्मनी की बॉम्बार्डियर कंपनी करती थी। इस बार इलेक्ट्रिफिकेशन हमने हैदराबाद के इंजीनियरिंग ऑर्गेनाइजेशन से करवाया, और हैदराबाद के इंजीनियरिंग ऑर्गेनाइजेशन का नाम है मेधा,
MEDHA मेधा। कहने का तात्पर्य यह है कि इंडियाज फर्स्ट लोकल ट्रेन बॉगीज और ट्रेन दैट इज मेधा रन ऑन द ट्रैक इन मुंबई। मेधा क्या है, जवाब दे सकते हैं। ठीक है बेटा। अब उत्तर प्रदेश में देखें, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा जो हैं वो राइटर्स भी हैं, स्कॉलर्स हैं। 40-50 से ज्यादा रिसर्च पेपर तैयार किए थे, 5 किताबों के लेखक हैं। तो याद रखना है कि डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा राइटर्स भी हैं, 5 लेखक भी हैं। ये मायने रखता है। अब जैसे इस तरह के और सवाल के सामने में आएगा। अब बात करने जा रहे हैं जीएसटी कमेटी जो बैठी थी 13th, उसने डिसाइड किया था जो जमीन की बिक्री होती है, चाहे वो रियल एस्टेट के हो या कोई किसी और को बेचे, तो सेल ऑफ लैंड और रियल एस्टेट्स इट इज नॉट कमिंग अंडर जीएसटी। गुड्स एंड सर्विस टैक्स पर ये नहीं आ है इसमें। तो वो एस्टेट का मामला है, एस्टेट का कम बनेगा, ये ध्यान में रखना है। अब अगला जो पॉइंट है उस पर ध्यान दें। तमिलनाडु की बात कर रहा हूं। तमिलनाडु में एक चैयूर अल्ट्रा मेगा थर्मल पावर प्लांट गोइंग टू, तो चैयूर में अल्ट्रा मेगा थर्मल पावर प्लांट शुरू हो रहा है। और ये अल्ट्रा शब्द लग जाने का मतलब है कि वो 3000 मेगावाट प्लस का होगा, ये मतलब होता है, या 3000 मेगावाट का। तो इसके लिए बाद की इंडोनेशिया से कोल इंपोर्ट होगा, लेकिन इसके प्रॉब्लम सॉल्व कर दिए गए। अब ये अपना कोल उड़ीसा से उड़ीसा से मंगाएगा। इस ख्याल से ध्यान में रखना है कि अब ये इंडोनेशिया से इंपोर्ट होगा। ठीक है। आप आज पेपर में सुने होंगे याहू के जो यूजर्स हैं उनके अकाउंट्स 2 साल पहले हैक कर लिए थे, और वो अकाउंट्स में जो जानकारियां थी ईमेल में वगैरह में, उन जानकारियों को हैकर्स जो है सड़े बाजार में बेच रहे हैं। $1.5 अरब बोली जा रहे हैं कि इसको कोई लेगा तो ले। तो याहू के अकाउंट्स बिक रहे हैं, और याहू की जो सीईओ थी दे चुकी थी, वैसे कि वो प्रोटेक्ट नहीं कर पाई। अब ध्यान दें, पाकिस्तान में जो आर्मी कोर्ट था 2015 में सेटअप हुआ था, 2 साल के लिए हुआ था, और 7 जनवरी को इसका टर्म लास्ट हो गया था, लेकिन एंट्रीम रूप से रहा था। तो पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने इस आर्मी कोर्ट यानी सैनिक न्यायालय को अगेन 2 साल के लिए एक्सटेंशन दे दिया है। तो आर्मी कोर्ट 2 साल एक्सटेंशन मिला है। इससे क्या होता है कि टेररिस्ट के अगेंस्ट कार्रवाई जल्दी होती है, पनिशमेंट जल्दी होती है। अब ध्यान में दें, भगत सिंह जिनकी आज हम लोग शहीदी दिवस के रूप में भी बना रहे हैं, भगत सिंह ने जिस पिस्तौल से सैंडर्स की हत्या की थी लाहौर में, वो म्यूजियम में बात करते हैं, ये आ गया था में अंत BSF के पास। तो में ये आ गया था पंजाब वाले पंजाब, और 1969 में BSF के पास बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। तो आगे वो पिस्तौल BSF के पास है, ये ध्यान है। और नोटबंदी के ऊपर एक स्टेटमेंट है, वो बस सुन लीजिए अभी, उसके बाद इस वीडियो को रख के फिर दूसरा वीडियो करेंगे। स्टेट नोटबंदी के ऊपर ऑस्ट्रेलियन इकोनॉमिस्ट मिस्टर हेनरी कूर्ज है, उन्होंने कहा है कि अंडे से पत्थर की कोशिश, यानी अंडे से पत्थर तोड़ने की कोशिश, ये स्टेट ऑस्ट्रेलियन इकोनॉमिस्ट मिस्टर कूर्ज ने दिया है नोटबंदी भारत में, अर्थात कि आप बंद करके भ्रष्टाचार को बंद नहीं कर सकते। भ्रष्टाचार मोरालिटी से रिलेट करता है, इमोरालिटी से रिलेट करता है, और इससे नहीं बंद होगा। और इससे बंद होता तो आपको छोटे नोट्स लाने होते, 500 के 4 ज्यादा वाला नोट्स लेके आए 2019 माना है। ठीक है,
चलिए अब मैं लास्ट क्वेश्चन आज के लिए कर रहा हूँ, इस तारीख आपका फिनिश हो जाएगा। सुना है कैशू यानी काजू, काजू का प्रोडक्शन करने वाला देश में वियतनाम है, कंबोडिया है, ठीक है, ये देश हैं। अफ्रीका के मोरक्को वाले साइड से काफी देश हैं, सियरा लियोन, मोरक्को, ये सब भी है। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि काजू का जो प्रोसेसिंग होता है इंडिया में, वो प्रोसेसिंग बहुत जबरदस्त है। कहने मतलब यह है कि 20 लाख टन प्रोसेसिंग करती है इंडिया काजू अपने देश में खपत के लिए और एक्सपोर्ट के लिए। लेकिन इंडिया का जो खुद अपना प्रोडक्शन है वो सिर्फ 7 लाख टन है। इसका मतलब हुआ कि नियर अबाउट 13-14 लाख कैशू इंडिया इंपोर्ट्स फ्रॉम ताइवान, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, such countries and from African countries। ये मायने रखने की बात है, ठीक है, ध्यान में रखें। तो 19 तारीख को हम किया। आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और मैं अपनी के बाद देखता हूँ बैटरी भी तब तक चार्ज हो जाएगी, मैं दूसरा लगाने जा रहा हूँ। तो 20 मार्च में आने वाले हैं और 5:15 हो चुके हैं, 5:30 से फिर हम आपके पास होते हैं। 5-10 मिनट इधर हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं, थोड़ा बैटरी चार्ज में लगा देता हूँ। थैंक यू, टेक केयर।